हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंट में आरआरबी अजमेर द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें एलडीसी 30% जो एपीओ का एग्जाम है, दैट इज असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का, उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह जो पेपर का कंडक्शन किया गया था ऑन द डेट 24 मई 26 को किया गया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्लास ए पास ऑल्सो कवर्स फ्री ट्रेवल ऑफ वन अटेंडेंट इन सेकंड क्लास। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन सच केसेस अटेंडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज a regular salaried employee of the pass holder in his personal capacity। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों ऑप्शन सर करेक्ट। ठीक है। फर्स्ट क्लास ए पास किसको मिलता है? तो जो इंडियन रेलवे के अंदर जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर्स, उनको 6 नंबर्स ऑफ प्रिविलेज पास पर जो भी कैलेंडर ईयर है वह इशू होता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ओके, सो बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट है, करेंटली हाउ आर द सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया क्लासिफाइड फॉर पेमेंट ऑफ एचआरए। तो एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास 3 सिटीज हैं। ठीक है। एक्स क्लास के अंदर जो बेसिकली एचआरए का परसेंटेज दैट इज 30%, वाई क्लास के अंदर 20% है और जेड क्लास के अंदर सिमिलर 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट्स द इंक्वायरी ऑफिसर अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इंक्वायरी ऑफिसर की बात करें अगर यहाँ पे डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंदर, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होते हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं और इसके लिए जो है वो इशू करते हैं, दैट इज SF7 फॉर्म। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 होता है फॉर आईओ, इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए। बेसिकली जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को मेजर पेनाल्टी दैट इज SF5 इशू करना होता है, ठीक है, तो SF5 इशू करने के बाद उसको जनरली जो चार्ज ऑफिशियल है सीओ, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है। 10 डेज में उसको अपना डिफेंस जो है प्रस्तुत करना होता है और इसके बाद बेसिकली इंक्वायरी ऑफिसर जो है तो SF7 के थ्रू, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है SF7 के थ्रू इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट कर देते हैं और उसके डिफेंस के 20 डेज के अंदर जो है, तो यहाँ पे उनको इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करना होता है और इसके तहत जो है तो इंक्वायरी ऑफिसर अपना चार्ज ऑफिशियल की इंक्वायरी जो है तो करता है और चार्ज ऑफिशियल की इंक्वायरी होने के बाद वह अपनी रिपोर्ट जो है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट करता है, जिसके बेस पर जो है तो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा बेसिकली NIP इशू की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 से डियरनेस अलाउंस कितना हो गया? 60% हो गया। ओके, 58% था बिफोर दिस और इसके बाद जो है तो 2% का एडिशन हुआ उसमें और 60% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो पूछा हुआ है, अ परमानेंट पोस्ट सैंक्शनड विदाउट अ टाइम लिमिट मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनिट। ओके, तो बेसिकली परमानेंट पोस्ट की जो डेफिनेशन होती है, परमानेंट पोस्ट सैंक्शन होती है, वह किसके साथ में होती है? वह एक फिक्स्ड रेट ऑफ पे के साथ होती है। ठीक है। तो जब भी परमानेंट पोस्ट सैंक्शन होगी या रेगुलर पोस्ट सैंक्शन होती है तो उसके साथ में उसका फिक्स्ड रेट ऑफ पे होता है। तो ठीक है, और वही उसका बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज पर 7th पे कमीशन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन पर मंथ कितनी होगी? तो जनरली कितना होता है, जैसे हमारे यहाँ L1 जो है वह लेवल 1 दैट इज 18,000 रुपीज है और जो लेवल 18 है दैट इज 2,50,000 है। ठीक है। तो जस्ट इसका हाफ अगर कर दें दैट इज 50%,
तो इस केस में जो पेंशन है, मिनिमम और मंथली पेंशन, मैक्सिमम पेंशन जो है तो निकल आएगी। तो L1 का दैट इज 18,000 का 9,000, और ये 2,50,000 का दैट इज 1,25,000 is the right answer. So option number C is the correct one. Next one is, यहाँ पूछा जा रहा है ब्रेक जर्नी ऑन प्रिविलेज पास इज अलाउड इन फॉलोइंग ट्रेन्स। ओके, तो बेसिकली ब्रेक जर्नी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें यहाँ पे, तो ट्रेन्स का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, ब्रेक जर्नी आप किसी भी ट्रेन में कर सकते हो, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे राजधानी हो, चाहे मेल एक्सप्रेस हो। ठीक है, सो ऑल ऑफ द आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे यहाँ पूछा जा रहा है कि what percentage a railway employee can opt as minimum amount of commutation of pension। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एज पर द ओल्ड पेंशन रूल, अगर यहाँ पे हम बात करें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की, ठीक है, तो ओपीएस के अंदर जो है तो यहाँ पे बेसिकली जो पेंशन रूल के प्रोविजंस हैं, उसके अंदर जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसका जो मिनिमम अमाउंट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 0% आपको अगर कम्यूट नहीं करना है तो इस केस में आपको 0% मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है ये कितना है, दैट इज 40%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी years of service a railway employee needs to complete for applying for inter railway on request transfer under general condition। तो यहाँ पे हम बात करें अगर, तो रेलवे एम्प्लॉयज को कम से कम 5 साल की सर्विस जो है कंप्लीट होनी चाहिए फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे कम से कम उसके पास जो है तो 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द सीबीटी फॉर लेवल 1 इज कंडक्टेड बाय। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है लेवल 1 के लिए वह कंडक्ट किया जाता है बाय आरआरबी। ठीक है, आरआरबी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु अमंग दीज, next is who among these is authorized to decide the final HOER classification of engineering gateman at level crossing gates। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे बेसिकली जो HOER क्लासिफिकेशन है वह है इंटेंसिव कैटेगरी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी और एसेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी और एक्सक्लूडेड। ये 4 कैटेगरी में जो है तो क्लासिफिकेशन HOER जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 2005 एक्ट है इसके तहत किया गया है। और इसके रिस्पेक्ट में जो है तो आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 बनाए गए हैं। और इनमें जो लिखा हुआ है बेसिकली उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है इसको डिसाइड करने का पावर जीएम के पास है, और जीएम ने यह पावर जो है डेलीगेट कर रखी है पीसीपीओ को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज पीसीपीओ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है एट व्हाट एज अ रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी शैल सुपरएनुएट। तो जो रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी शैल सुपरएनुएट, दैट मींस रिटायरमेंट जो होगा वह 62 ईयर्स में होगा। ठीक है, तो रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए प्रोविजन है, यह 62 ईयर्स का है। विच अथॉरिटी कंडक्ट्स स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट एट जोनल लेवल इन इंडियन रेलवेज। तो जोनल लेवल के अंदर जो है बेसिकली जोनल लेवल पर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट
कौन कराता है? दैट इज आरआरसी कराती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टाफ वर्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वासी railway organizations are eligible to get free medical treatment facilities in railway hospitals? It is very important और काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। ओके, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज द राइट आंसर। रेलवे ऑफिसर्स क्लब इज ऑल्सो राइट आंसर। रेलवे इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो राइट आंसर। इसके अलावा जो स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटीज है, ठीक है, स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटीज, ये भी इसके पात्र हैं या एलिजिबल हैं। रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे क्लब हो गया। स्टेशन कमिटीज होती हैं, स्टेशन कमिटीज ये भी एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो टोटल 5 कमिटीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट कमिटीज, एंड द फैमिली मेंबर ऑफ दीज एम्प्लॉयज विल गिवन फ्री ओपीडी ट्रीटमेंट। ओके, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रेलवे ऑफिसर्स क्लब, रेलवे इंस्टीट्यूट, एसबीएफ कमिटीज, स्टेशन कमिटीज, सो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग फील्ड्स आर अवेलेबल ऑन द बेसिक मॉड्यूल ऑफ HRMS? तो HRMS के अंदर बेसिकली आपका नाम रहता है, तो इसके साथ में यहाँ पे जेंडर रहेगा उसका, आपका आधार नंबर, पैन नंबर रहता है। सो ऑल ऑफ द इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 स्टेशनरी कैंटीन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन रेलवे यूनिट्स हैविंग एट लीस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 250 मेंबर्स पर जो है, ठीक है, 250 वर्कर्स हैं अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, तो वहां का जो बेसिकली फैसिलिटेटर है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 250 वर्कर्स के होने पर वहां पे कैंटीन का, स्टेचुरी कैंटीन का प्रोविजन किया जाए। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, JCM इज हेल्ड एट अ डिवीजन लेवल। JCM इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर एट अ डिवीजन लेवल। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो बेसिकली जो PNM होती है, ठीक है, वह PNM यह रेलवे की PNM है, ठीक है, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, जिसके अंदर बेसिकली डिवीजन लेवल और जोनल लेवल पर यह होती है, रेलवे बोर्ड लेवल पे भी होती है। और इसमें एम्प्लॉयज के जितने भी इश्यूज हैं वह सब जो है तो यूनियंस के साथ डिस्कस होते हैं। अब जो JCM होता है बेसिकली वह सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के जो इश्यूज हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जैसे बैंक की एसोसिएशन हो गई या रेलवेज की भी एसोसिएशन हो गई, तो इस तरह से जो है तो डिफरेंट एसोसिएशन जो है तो इसमें पार्ट करते हैं ये लोग। तो JCM इज हेल्ड एट डिवीजन लेवल, ये बिल्कुल गलत है, और JCM होती ही नहीं है तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, JCM का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑनलाइन सिस्टम विच इनेबल्स रेलवे एम्प्लॉयज टू व्यू देयर पर्सनल बायोडाटा, सर्विस एंड पे रिलेटेड पर्टिकुलर्स, प्रोविडेंट फंड डिटेल्स, सैलरी रिलेटेड लोन्स एंड एडवांसेस, इनकम टैक्स डिटेल्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज RESS, ठीक है, दैट इज रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ये सभी को पता होगा RESS। UMID तो बेसिकली मेडिकल आईडी है, उम्मीद जिसको बोलते हैं। तो ओके, iPass दैट इज इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
Question number 19. Number of PNM to be held at a division level annually with one recognized union. तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं वन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ में डिवीजन लेवल पर कितने पीएनएम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 6 पीएनएम. ठीक है, इन पर एनम. तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट अ 66, ये इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए ये 6 है. इसका आंसर क्या हो जाएगा 6. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 will be applicable to every establishment which has employed test as number of workmen on any day of the preceding 12 months as contract labor. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अंदर एक प्रोविजन है कि पिछले 12 मंथ में आपके 20 या 20 से ज्यादा वर्कर अगर हैं तो यहाँ पे यह प्रोविजन लागू होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. अ पेंशन ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु इज रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट. कंपल्सरी रिटायरमेंट इज कॉल्ड एज, देखिए रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ, अटेनिंग द एज मतलब क्या होगा 60 ईयर्स. अगर वो 60 ईयर्स हो गया है, अटेंड कर लिया है किसी रेलवे सर्वेंट ने, तो उसके बाद में यहाँ पे पेंशन उसकी बनेगी, पेंशन ग्रांट होगी उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज सुपर एनुएशन पेंशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे. इट इज वेरी सिंपल. फ्री का नंबर है 14 अप्रैल और दिस इज अम्बेडकर जयंती. ओके, तो अम्बेडकर जयंती को जो है तो यहाँ पे हम नेशनल हॉलीडे नहीं मनाते. ठीक है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को हम मनाते हैं. नेक्स्ट है, इन केस बोथ वाइफ एंड हस्बैंड्स आर रेलवे सर्वेंट्स, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी और हॉस्टल सब्सिडी शैल एडमिसिबल टू वन ऑफ देम ओनली. ओके, इट इज वेरी मच करेक्ट. If the railway servant dies during the academic year, the reimbursement of tuition fees or hostel subsidy shall be admissible till the end of the academic year in which the death take place. Okay, यहाँ पे जो प्रोविजन है ये मैं थोड़ा सा इससे मैं आपसे बात करना चाहूँगा. इस केस में प्रोविजन जो है कि if a government servant dies while in service, okay, then CEA or hostel subsidy shall be admissible in respect of his or her children, subject to observance of other condition of its grant, provided to the wife or husband of the deceased is not employed in service. इसका मतलब हो गया कि सपोज हस्बैंड अगर डेथ कर गया while in service, ओके, तो इस केस में और जो उसकी वाइफ है वह कोई भी जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, ओके, देन उसकी जो कंडीशन है उसको देख के यहाँ पे CEA का प्रोविजन या हॉस्टल सब्सिडी का प्रोविजन किया जाएगा. कब तक किया जाएगा, टू द चिल्ड्रन टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम. मतलब ये जो CEA या हॉस्टल सब्सिडी मिलने का जो पीरियड है दैट इज यह 12th क्लास तक है उसके. तो 12th क्लास तक जो है जब तक यह नहीं हो जाता तब तक का प्रोविजन जो है तो उसको होना चाहिए. ओके, and so the children till such time the employee would have actually received the same. ठीक है, तो जो एक्चुअली वो रिसीव करता एक्चुअली प्रोविजन वह कब तक होता है, 12th क्लास तक. तो यहाँ पे जो है यहाँ ये बोला जा रहा है कि एकेडमिक ईयर इन विच द डेथ टेक प्लेस. ओके, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है तो गलत होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होना चाहिए. ओनली ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट. ओके, प्लीज हैव अ लुक. और आपका क्या व्यू है इसके बारे में, प्लीज कमेंट ऑन दैट, प्लीज कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. दैट इज हाउ मेनी मंथ्स एंटिसिपेटेड वैकेंसीज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैकेंसीज फॉर सिलेक्शन.
तो चयन के लिए रिक्तियों की जो गणना करते समय कितने महीनों की संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। बेसिकली इसके अंदर जैसे हमारे पास जो वैकेंसी है, ओके, अब उस वैकेंसी का जो कैलकुलेशन होगा फॉर सिलेक्शन पोस्ट, तो पोस्ट जैसे कैसे है, सिलेक्शन पोस्ट है अगर, तो सिलेक्शन पोस्ट में जो हम 15 मंथ्स एंटिसिपेट करके काउंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो सीनियरिटी कम सुइटेबिलिटी पे होते हैं, तो उनके लिए जो है यह 1 ईयर है। इसके अलावा जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट है जो ट्रेड टेस्ट पे होते हैं, जिनके लिए ट्रेड टेस्ट होता है, तो उनके लिए भी यह प्रोविजन जो है तो 1 ईयर का है। और जो एक्स कैडर पोस्ट होते हैं, ओके, एक्स कैडर पोस्ट, उसके लिए यह प्रोविजन कितना है, 2 ईयर का है। एक्स कैडर पोस्ट जैसे क्या हो गया, सपोज चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर हो गया कहीं जोनल रेलवेज के अंदर, या ZRTI हो गया, ZRTI के अंदर कोई टीचर वगैरह हो गया, ओके, या मल्टी डिसिप्लिनरी MDDTI, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जो है तो जो लेक्चरर्स वगैरह या इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स, तो इनके लिए जो है तो यहाँ पे एक्स कैडर का प्रोविजन है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ गेट्स 30% ऑफ बेसिक पे एज पे एलिमेंट इन रनिंग अलाउंस and running staff shall be paid dearness allowance on their basic pay plus the pay element of running allowance. So it is very much correct. Running staff gets 30% of basic pay, okay, as per running allowance. तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज हु अप्रूव्स कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन रेलवेज। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को डिफरेंट स्टेजेस पर जो है तो अप्रूवल मिलता है, तो इसमें DRM साहब होते हैं, CWM साहब होते हैं, ओके, इसके अलावा आपके GM साहब भी होते हैं, रेलवे बोर्ड भी होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस पर जो है यहाँ पे मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर डेलीगेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड टू बी पुट इन बाय अ सब्स्टिट्यूट वर्कर टू अटेंड टेम्परेरी स्टेटस इन द रेलवेज। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वर्कर्स जो है उसको टेम्परेरी स्टेटस दैट इज TS अटेंड करने के लिए कम से कम यहाँ पे 120 दिन का सर्विस करना इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड इज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने पढ़ा है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, और इसके अंदर अगर किसी एम्प्लॉय को, जो सर्विंग एम्प्लॉय है, उसको वाइल इन सर्विस अगर उसको डेथ हो जाता है उसका, तो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगा दैट इज द 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और इस केस में अगर उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, ओके, तो डिसेबिलिटी के केस में बेसिकली इसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यह जो अमाउंट है दैट विल बी द 60% ऑफ मंथली वेज हो जाएगा, 60% ऑफ मंथली वेज ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है तो इसका 50% करेक्ट है फॉर डेथ, और डिसेबिलिटी है अगर तो 60%। नेक्स्ट वन इज which are the following standard form under disciplinary appeal rule in order of deeming a railway servant under suspension। तो कोई भी एम्प्लॉय है अगर वह 48 आवर्स से ज़्यादा बिहाइंड द बार्स है, कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, तो इस केस में यहाँ पे उसको SF2 के तहत डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा या सस्पेंशन माना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज SF2। SF4 बेसिकली रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। SF3 के अंदर जो एम्प्लॉय है डिक्लेरेशन देता है कि मैं सस्पेंशन के दौरान जो है तो कहीं भी जॉब नहीं करूंगा या नहीं कर रहा हूँ फॉर गेटिंग, और जो भी उसको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा
उसके लिए subsistence allowance, okay, for claiming subsistence allowance। इसके बाद SF1 जो है तो यह सस्पेंशन है, और सस्पेंशन जो है तो जो आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, दैट इज रूल नंबर 5 के अंदर जो है यहाँ पे बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो लमसम एक्सग्रेशिया अमाउंट है दैट इज टू बी पेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ ड्यूटी इज। तो एक्सग्रेशिया अमाउंट के बारे में अगर बात करें, रेलवेज के अंदर जो एक्सग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है दैट इज 25 लाख दिया जाता है वाइल इन, अगर आपकी जो डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो इस केस में सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 25 लाख रुपीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोविजन जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इम्पोजिशन ऑफ द पेनाल्टी ऑफ कट इन पेंशन टू बी लेवल 1 ट्रैक मेंटेनर कैन बी डन बाय। ये जो प्रोविजन है इसके लिए आप RBE दैट इज 139/2016 देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 क्लॉज हैं दैट इज A और B, इसमें वह रेलवेज पर लागू होते हैं, दैट इज डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो इसके लिए 25 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा डेथ इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एट्रीब्यूटेड टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे 25 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा जो प्रोविजन दिए गए हैं दैट इज CDE, इसमें जो है तो वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, जिसमें 35 लाख और 35 लाख और 45 लाख का प्रोविज़न मोस्टली किया गया है। और 45 लाख वाला जो है बेसिकली उसमें डेथ अकरिंग ड्यूरिंग एनिमी एक्शन इन वॉर, और जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं उसके केस में जो है तो यहाँ पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पोजिशन ऑफ जो पेनाल्टी है ऑफ कट इन पेंशन टू लेवल 1 ट्रैक मेंटेनर दैट कैन बी डन बाय। तो कट इन पेंशन का जो प्रोविजन है वह बेसिकली है किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, बेसिकली राष्ट्रपति के पास कट इन पेंशन का प्रोविजन होता है, लेकिन अभी एक रिसेंट में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कि अगर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी वाइल इन सर्विस है, ठीक है, वाइल इन सर्विस में है, ठीक है, अगर कोई बंदा सर्विस में है और इस केस में अगर उसको पेनाल्टी इम्पोज हो रही है तो कट इन पेंशन का जो प्रोविजन है वह रेलवे बोर्ड के पास रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के पास भी जो है तो यहाँ पे कट इन पेंशन का प्रोविज़न है, और ये है वाइल इन सर्विस प्लस रिटायरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया है तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो कट इन पेंशन का प्रोविज़न है दैट कैन बी डन बाय द महामहिम। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। A railway servant shall be deemed to have been suspended if he is detained in the custody for the period exceeding, अभी हमने बात करी है सब 2 के बारे में, दैट इज 48 आवर्स सॉरी। नेक्स्ट है, इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द इंडियन रेलवेज हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन ग्रांटेड एज अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए एज रिलैक्सेशन। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वह अगर SC/ST है तो इस केस में कितना रहता है, दैट इज 5 ईयर्स। और OBC
नॉन क्रीमिलियर है तो इस केस में 3 इयर्स, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इन जनरल तो दैट इज 10 इयर्स, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर ओबीसी है तो ये जुड़ जाता है, दैट इज 10 इयर्स तो जनरल का और प्लस 3 इयर्स दैट इज 13 इयर्स हो जाएगा। ओके, ऐसे ही SC/ST है तो 15 इयर्स हो जाएगा, दैट इज PWBD है, और अगर SC/ST है तो इस केस में उसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट इज 15 ईयर का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन की पोजीशन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज 5 इयर्स हो जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली जो जनरल या अनरिजर्व क्लास है, जनरल क्लास है तो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस जो भी है, लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स। ओके, और ऐसे ही ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, ओबीसी है नॉन क्रीमिलियर तो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 5 इयर्स हो जाएगा, 6 इयर्स हो जाएगा, सॉरी 6 इयर्स हो जाएगा। ओके, SC/ST है अगर SC/ST के केस में तो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 8 इयर्स हो जाएगा। तो ये प्रोविजन जो है तो यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 इज गिवन इन विच रूल। तो रूल नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज, और रूल नंबर 11 जो है, रूल नंबर 11 उसके अंदर दिया है फॉर इम्पोजिंग और माइनर पेनाल्टीज। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द एम्प्लॉयड पर्सन includes the legal representative of deceased employed person and employer includes the legal representative of deceased employer। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है उसके अंदर इन दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, और ये दोनों आंसर जो है तो करेक्ट हैं। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर। ओके, और जो एम्प्लॉयड पर्सन है, बेसिकली एम्प्लॉयड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो आपकी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सेक्शन 2IA है उसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनाल्टीज अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो मैक्सिमम मिनिमम जो पेनाल्टी है वो क्या रहेगी, सिंसियोर, और मैक्सिमम पेनाल्टी क्या रहेगी, डिसमिसल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In the case of temporary transfer, the staff can claim TA for the maximum of 180 days, and a composite transfer grant is payable to an employee if the period is temporary transfer exceeds 180 days। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, in the case of temporary transfer, the staff can claim TA for maximum of 180 days. It is very much correct. Okay. And composite transfer grant is payable to an employee if the period of temporary transfer exceeds 180 days। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। सो बोथ ओके, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट्स जो होता है बेसिकली यह पार्ट होता है किसका, आपका अगर ट्रांसफर किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के आधार पर किया गया है। ओके, इस केस में जो है तो आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपका टेम्परेरी ट्रांसफर है तो टेम्परेरी ट्रांसफर के केस में आप जो है तो जो आपके पहले 180 दिन है उसके अंदर ही आप टीए क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपका टीए का क्लेम करने का कोई प्रोविज़न नहीं होता। जनरली टेम्परेरी ट्रांसफर का जो प्रोविज़न है वह शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दैट इज मैक्सिमम अप टू 180 डेज। ओके,
तो इसके बाद आप ये सोचो कि आपको CTG मिलेगा, तो CTG का प्रोविजन जो होता है वह अलग प्रोविजन है और यह एडमिन ग्राउंड पर जो है तो किया जाता है। सो केवल ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। नेक्स्ट है द मेटल पास गिवन टू HAG रैंक होल्डर इज मेड अप ऑफ। तो मेटल पास का जो प्रोविजन है बेसिकली ये गजेटेड ऑफिसर्स के लिए होता है और इसमें 3 तरह के पास होते हैं, आप सभी को पता होगा। दैट इज, एक तो सबसे पहले गोल्ड पास होता है, ठीक है। गोल्ड पास जो होता है वह जितने भी बोर्ड मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग GM, तो GM प्लस बोर्ड के जो हायर ऑफिशियल्स हैं लाइक CRB हो गए, ठीक है, एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर्स, तो उन सबको जो है यहाँ पे बेसिकली गोल्ड पास मिलता है। इसके बाद फिर सिल्वर पास आते हैं। सिल्वर पास में अगर बात करें तो AGM साहब हो गए, AGM, और उससे नीचे के रैंक के ऑफिसर जो होते हैं जैसे PHOD हो गए, ओके, SAG ऑफिसर्स हो गए और HAG ऑफिसर्स जितने भी हो गए, उन सबको जो है बेसिकली सिल्वर पास मिलता है। इसके अलावा ब्रोंज पास होता है। ब्रोंज पास किसको मिलता है? दैट इज अब सिलेक्शन ग्रेड JG, और इसके अलावा फिर आपके SS सीनियर स्केल, जूनियर स्केल, इनको क्या मिलता है? ब्रोंज पास मिलता है। अब यहाँ पे जो मेटल पास है इसके अंदर जो ट्रैवलिंग होती है वह कैसे होती है? ऑन ड्यूटी, ठीक है। अगर आप ऑन ड्यूटी रहोगे तो ऑन ड्यूटी ही उसके लिए ट्रैवलिंग अथॉरिटी है। और अप टू जो सीनियर स्केल है, अप टू सीनियर स्केल, इसके अंदर जो ट्रैवलिंग हो सकती है वह विद इन जोन हो सकती है, ओनली विद इन जोन, अप टू सीनियर स्केल। एंड अबव सीनियर स्केल, अबव सीनियर स्केल, दैट मीन्स व्हाट? दैट इज JAG एंड SG। ब्रोंज पास के अंदर जो ट्रैवलिंग हो सकती है वह ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया। तो सीनियर स्केल और जूनियर स्केल जो होता है इस ब्रोंज पास पे ऑन ड्यूटी केवल अपने जोन, दैट इज अगर हम वेस्टर्न रेलवे बात करें तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर ही ट्रेवल कर पाएंगे, दैट इज। तो इसका आंसर HAG रैंक का आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। What is the maximum period of quarter retention on normal rent in case of removal from service? इसके बारे में हमने बात कर रखी है कि अगर आपका रिमूवल होता है, डिसमिशल होता है, ठीक है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है, ऐसी केसेस में जो आपको 1 महीने के अंदर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर के केस में हमने देखा था कि 2 + 6 मंथ, ओके। डेथ के केस में जनरली जो होता है दैट इज 24 मंथ, और रिटायरमेंट के केस में अगर आपको रिटायरमेंट हो गया तो 4 + 4 मंथ। यहाँ पे जो पहला है दैट इज इन नॉर्मल रेंट और दूसरा है डबल द लाइसेंस फी। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। कैंडिडेट्स हु आर within the minimum and maximum age limits as on the date mentioned in the employment notification issued by RRB may be treated as eligible for appointment even if they exceed those as limit on the date of actually joining appointment. Okay, तो वेरी मच करेक्ट कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वह जब से एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जो डेट आती है उसके बेस पर तय होता है, ना कि उनके अपॉइंटमेंट की बेस पर होता है, ठीक है। अगर वो सपोज किसी केस में इन्वॉल्व हो गए 2 साल 3 साल उसके बाद अगर ज्वाइन कर रहे हैं तब भी वो पात्र होंगे। GM आर empowered टू रिलैक्स द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो यहाँ पे GM साहब जो हैं दैट आर empowered टू रिलैक्स द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन
अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा, इट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे केवल स्पोर्ट्स कोटा की बात नहीं होगी, इसके अलावा जो है बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट आपको ध्यान दिलाना कि एज पर आरबी अगर मैं बात करूं, दैट इज आरबी नंबर 189 बाई 2010, इसमें एज रिलैक्सेशन ऑफ स्पोर्ट्स कोटा इज रिलैक्स बाय रेलवे बोर्ड ओनली फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया है दैट इज द गिवन बाय व्हाट, not by GM. It is very important to note. So option number C is the right answer. Okay, यहाँ पे जो प्रोविजन दिया गया है वो किसको दिया गया है, रेलवे बोर्ड को। ओके, एज लिमिट इज रिलैक्स बाय रेलवे बोर्ड ओनली फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट बाय GM. So only A is correct. Marks are allotted in Scouts and Guides quota recruitment for. तो जो स्काउट एंड गाइड कोटा है उसके रिक्रूटमेंट्स के लिए जो मार्क्स अलॉट होते हैं वह किस बेस पर होते हैं, तो रिटन टेस्ट होता है और उसकी जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होती है उसको बेस मान के यहाँ पे किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज पूछा जा रहा है द सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ लेवल 6। लेवल 6 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 4200 ग्रेड पे। और लेवल 6 के अंदर अगर बात करें तो कौन होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर लेवल 6 या उससे अबव है, दैट मीन्स लेवल 6 और लेवल 7, तो उसमें जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वह कौन होते हैं, दैट इज जेजी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स होते हैं वह और इनका जो नॉमिनेशन कौन करता है, दैट इज नॉमिनेटेड बाय एसएजी ऑफिसर्स। तो जनरली ये डीआरएम साहब करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है तो नॉमिनेट होते हैं। और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है अगर, तो यहाँ पे APR बेस्ड, दैट मीन्स सुइटेबिलिटी हो जाती है। और अप टू लेवल 5 है अगर, अप टू लेवल 5, तो इस केस में जो है तो SS ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सीनियर स्केल ऑफिसर्स। ओके, और अगर बंदा जो है वह पर्सनल डिपार्टमेंट का नहीं है, मतलब सपोज पर्सनल डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, तो इस केस में जो जूनियर स्केल का पर्सनल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व रहता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द एनुअल पेंशन अदालत नॉर्मली सपोज टू बी हेल्ड एवरी ईयर। तो पेंशन अदालत की बात करें अगर, तो 15 दिसंबर को हर साल जो है तो पेंशन अदालत यहाँ पे मुकर्रर की जाती है। एनुअल पेंशन अदालत जो है नॉर्मली होती है 15 दिसंबर को। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है 15 दिसंबर के साथ साथ में जो है तो 15 जून को भी पेंशन अदालत, दैट मीन्स एनुअली 2 टाइम्स जो है तो किया जाता है पेंशन अदालत का प्रोविजन। ओके, सो अगर 15 दिसंबर को छुट्टी हुई तो अगला जो वर्किंग डे रहेगा उस दिन ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 प्रोवाइड्स द रेलवे सर्वेंट शैल मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। इट इज वेरी सिंपल और मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया है इसको। दैट इज रूल नंबर 3 क्लॉज 1, दैट इज द राइट आंसर। ओके, which are the medical classification prescribed for the recruitment to the post of assistant loco pilot? तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बेसिकली A1 कैटेगरी रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है कि मेडिकल क्लासिफिकेशन की क्या कैटेगरी किसके पास रहेगी। ठीक है, तो
A1 कैटेगरी की अगर बात करें तो A1 के अंदर जो है आपके लोको पायलट आते हैं, दैट इज LP आते हैं, शंटर जो होते हैं जो शंटिंग करते हैं, फुटप्लेट स्टाफ, फुटप्लेटिंग स्टाफ भी होते हैं, वो सब जो है तो A1 कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो A2 कैटेगरी है उसमें बेसिकली आपके ट्रेन मैनेजर हो गए, TM, ठीक है, पॉइंट मैंस हो गए, केबिन मैंस हो गए, पहले होते थे, स्टेशन मास्टर्स हो गए, तो वो सब जो है तो A2 कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा A3 कैटेगरी जो होती है उसमें बेसिकली सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर्स मतलब JE हो गए, SSEs हो गए, ओके। तो जितने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के सुपरवाइजर हो गए, सिग्नल स्टाफ हो गए, ये सब जो है तो बेसिकली A3 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो B1 कैटेगरी है, B1 कैटेगरी, तो B1 कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जैसे जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता ट्रेन ऑपरेशन के अंदर, तो वो लोग हो गए जैसे ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर तो ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं? B1 कैटेगरी के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा B2 कैटेगरी के कौन से लोग होंगे? तो जैसे TC हो गए, TC, ठीक है, ऐसे लोग जो है तो ये B2 कैटेगरी के होंगे। इसके अलावा C1 और C2 कैटेगरी के भी लोग होते हैं, तो C1 कैटेगरी के कौन से लोग रहेंगे? जनरली ऑफिस या जो एडमिन स्टाफ हो गया, तो वो C1 कैटेगरी के होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो हो गया वो आपके C2 कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जो है तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली A1 A2 A3 ज़्यादा पूछते हैं, तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which are the following categories of the staff are eligible for drawing non-practicing allowance? तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दैट इज 20% किसको मिलता है? आपको पता होगा, ये मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, दैट इज रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स को मिलता है, ठीक है। अ चार्ज एम्प्लॉय अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स कैन नॉट एंगेज whom एज अ डिफेंस काउंसिल। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, डिफेंस काउंसिल में कौन नहीं रह सकता? तो लीगल प्रैक्टिशनर जो वकील है, एडवोकेट है, वो नहीं रह सकता। इसके अलावा रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स जो है बेसिकली 7 टाइम्स या 7 केसेस एट अ टाइम, इसके पास जो है तो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ के पास ऐसा कोई लिमिट नहीं है, नो सच लिमिट। और जो सर्विंग एम्प्लॉय है उसके पास जो है तो 3 केसेस एट अ टाइम जो है तो यहाँ पे एज अ डिफेंस काउंसिल इंगेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द ईयर एंडिंग प्रिविलेज पास। तो ईयर एंडिंग प्रिविलेज पास की जो वैलिडिटी है अभी करंट में चेंज हो गई है, दैट इज 4 मंथ्स इज राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 मंथ्स। When a railway servant is transferred to a new station which is more than 2000 km away, he will be entitled for joining time of 15 days, very much correct. And of 12 days if he travels by flight, it is also correct. So option both are true. Next one is, for how many years from the date of death of the employee the family pension is paid at the rate of 50% of the emolument last drawn by the employee if the employee dies in service? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और अभी इसमें रिसेंट अमेंडमेंट किया गया, तो इसके आधार पर दैट इज अगर कोई एम्प्लॉय है वाइल इन सर्विस, ठीक है, अगर उसका डेथ हो गया तो इस केस में जो 50% ऑफ एमोलमेंट लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय वह होगा दैट इज फ्रॉम द 10 years. So option number D is the right answer. The linkage of full pension with 33 years of the qualifying service was dispensed with effect from. तो इसके अंदर जो है तो जो लिंकेज ऑफ फुल पेंशन विद 33 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस है, इसको डिस्पेंस कर दिया फ्रॉम 6th CPC। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, फ्रॉम 6th CPC दैट इज 1 जनवरी 2006 से इसको डिस्पेंस कर दिया गया, ठीक है। अब ये है कि इसके लिए जो कोई एम्प्लॉय है अगर वह उसकी मिनिमम सर्विस जो है अगर 10 ईयर्स है, तो इस केस में भी जो है तो उसको यहाँ पे पेंशन का प्रोविजन किया गया है, ओके। मैं यहाँ पे ओल्ड पेंशन की बात कर रहा हूँ, OPS स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डज कमीशन मींस अंडर द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन अपील रूल 1968। तो कमीशन का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज UPSC।
अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एडोलसेंट मींस व्हाट? एडोलसेंट कौन होगा? तो जनरली जिसने 14 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो लेकिन अभी 18 साल से कम का हो, तो उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट। ठीक है, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो है तो फैक्ट्री में, 14 साल से कम का बच्चा फैक्ट्री में काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो है एज अ वर्कर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो है तो मोर देन 50 मतलब मोर देन 14 दैट इज टू अप टू 18 है ना, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन सैंक्शन लीव ऑफ मोर देन 5 years ऑफ स्ट्रेस टू अ रेलवे सर्वेंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे चैप्टर 5 देखा होगा IREC वॉल्यूम 1 का, तो उसमें लीव रूल्स मेंशन है और जो रूल नंबर 510 है, बेसिकली रूल नंबर 510 उसके अंदर लिखा हुआ है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव है दैट इज 5 years। So no railway servant shall be granted leave of any kind for continuous period of 5 years unless the precedent in view of exceptional circumstances of the case otherwise determined a railway servant who remains absent from the duty for continuous period of exceeding 5 years। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई है दैट इज ग्रुप सी का एम्प्लॉई है, यहाँ पे तो एक कॉमन क्वेश्चन में पूछ दिया, अगर यही क्वेश्चन जो है तो ऐसा लिखता हु कैन सैंक्शन लीव ऑफ मोर देन 5 years एट अ स्ट्रेस टू अ ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट। ग्रुप सी यहाँ पे अगर वर्ड ऐड हो जाता है तो ग्रुप सी इंक्लूडिंग अर्स्टवाइल ग्रुप डी रेलवे एम्प्लॉयज के लिए पावर टू ग्रांट द लीव beyond maximum period of 5 years is delegated to concerned GM। concerned GM, it is very important to note। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 साल से ज्यादा की कंटिन्यूअस छुट्टी के जो सैंक्शनिंग पावर है वह किसको दे दी गई है? दैट इज कंसर्न्ड GM को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिकली इसके लिए जो है तो फाइनेंस कॉन्करेंस चाहिए, फाइनेंस कॉन्करेंस